हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग यहाँ शुरू करने वाले हैं आर्टिकल 15। हमारा जो फंडामेंटल सीरीज़ का पार्ट 1 था, उसी पार्ट 1 के अंदर में आज हम लोग शुरू करने वाले हैं आर्टिकल 15। तो आर्टिकल 15 क्या होता है देख लीजिए। आर्टिकल 15 हमारा कहता है प्रोविशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन माने भेदभाव, डिस्क्रिमिनेशन ऑफ ऑन द ग्राउंड only of religion, race, caste, sex और place of birth। ये ग्राउंड्स हैं। कौन से? रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ। ये हमारे क्या हैं? ग्राउंड्स हैं। इनके बिहाफ पे किसी के भी भेदभाव नहीं किया जाएगा किसी भी के साथ, ठीक है। और भेदभाव कहाँ नहीं किया जाएगा? जैसे कि कोई पब्लिक प्लेस है, पब्लिक प्लेसेस क्या है? जैसे कि होटल्स, रेस्टोरेंट, रेस्टोरेंट्स, रोड्स, रेलवेज, ठीक है। और जैसे कि टेम्पल्स, हॉस्पिटल्स, पब्लिक बाथ और जैसे कि पब्लिक बाथ हो गया, और शॉप्स, हाँ शॉप्स, ठीक है। इन जगहों पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा किसी के भी साथ। किसको लेके? उसके धर्म को लेके, उसकी रेस मतलब कि वह गोरा है कि काला है, उसको लेके, कास्ट मतलब कि उसकी जाति क्या है, ऊंची जाति से है, नीची जाति से है, किस जाति से है, इसके साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। उसके सेक्स को लेकर, मतलब लड़का है या लड़की है, प्लेस ऑफ बर्थ, कहाँ उसका जन्म हुआ, कहाँ से आया है, इसको लेकर किसी भी तरह का कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। अगर ये किया गया तो ये पनिशेबल ऑफेंस है अंडर द आर्टिकल 15, ठीक है। तो अब बात करते हैं कि इसमें भी कुछ एक्सेप्शंस हैं। इसके एक्सेप्शंस की बात करते हैं। अब इसमें भी एक्सेप्शंस हैं। अब एक्सेप्शन क्या है? इसमें 3 एक्सेप्शन है। पहला एक्सेप्शन इसमें क्या है? पहला एक्सेप्शन इसमें है कि स्टेट को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है स्टेट की कि वह वुमेन्स के लिए और चिल्ड्रंस के लिए प्रोविज़न बनाए। अब स्टेट ने क्या वुमेन्स के लिए क्या प्रोविज़न होनी चाहिए? वुमेन्स के लिए रिजर्वेशन ऑफ सीट्स इन लोकल बॉडीज़ में सीट रिजर्व होनी चाहिए वुमेन्स के लिए। दूसरा, चिल्ड्रंस के लिए क्या होना चाहिए? इसी का है दूसरा पार्ट, चिल्ड्रंस के लिए फ्री एजुकेशन फॉर चिल्ड्रंस की फ्री। ये पहला एक्सेप्शन है, ठीक है। और दूसरा एक्सेप्शन क्या है? दूसरा एक्सेप्शन हमारा है, जैसे कि स्टेट की ये ड्यूटी है, स्टेट को ये लॉ बनाना है कि जो एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस हैं, एजुकेशनली या सोशली बैकवर्ड क्लासेस हैं, जैसे कि एसटीज़ और एससीज़, ये एजुकेशनली सोशली बैकवर्ड क्लासेस, इनके लिए उसे जैसे कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन हैं, जैसे कि पब्लिक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, सरकारी स्कूल्स हैं, उनमें सीट रिजर्व होनी चाहिए इन एसटी और एसटीज़ के लिए, ठीक है। ये हमारा सेकेंड एक्सेप्शन है। हमारा थर्ड एक्सेप्शन क्या कहता है? थर्ड एक्सेप्शन हमारा ये कहता है एससी और एसटीज़ के लिए जो हायर एजुकेशन के लिए सेंट्रल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में, जैसे कि आईआईटीज़, आईआईएम्स, इनमें तक सीट रिजर्व होनी चाहिए एससी एसटीज़ के लिए। ये हमारा आर्टिकल 15 कहता है, जो कि सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस मानी जाती हैं, एससी और एसटी, इनके लिए इसमें सीट रिजर्व होनी चाहिए, ठीक है। ये हमारा थर्ड एक्सेप्शन कहता है। और ये थर्ड एक्सेप्शन कहाँ से आया? ये थर्ड एक्सेप्शन आया हमारा, एक अमेंडमेंट किया गया था कॉन्स्टिट्यूशन में, जिसको कहते हैं 93rd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2005। 93rd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2005, उसके थ्रू में ये तीसरा एक्सेप्शन आया था, ठीक है। उसके बाद तुरंत ही फिर सेंटर ने क्या किया? 1 साल बाद 2006 में उसने एक सेंट्रल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस
रिजर्वेशन इन एडमिशन, रिजर्वेशन एडमिशन एक्ट, ये एक्ट बनाया उसने 2006 में, किसके लिए? फॉर ओबीसी, और जो कि ओबीसी फॉर 27% कोटा, 27% कोटा किसमें? सेंट्रल एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में हायर एजुकेशन के लिए उन्हें चाहिए 27% उनके लिए रिजर्वेशन सीट्स होनी चाहिए, रिजर्व होनी चाहिए सीट ओबीसी के लिए 27%। ये एक्ट बनाया किसने? सेंट्रल ने। लेकिन तुरंत 2 साल बाद 2006 के तुरंत 2 साल बाद यानी 2008 में सुप्रीम कोर्ट ने क्या निर्णय लिया, क्या उसने स्टेटमेंट दिया सुप्रीम कोर्ट ने कि ओबीसी को तुम 27% कोटा दो, नो प्रॉब्लम, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ओबीसी से जो जितने क्रीमी लेयर के हैं, जो जितने क्रीमी लेयर वाले हैं उनको हटाओ, वो इस 27 कोटा में नहीं आएंगे जो क्रीमी लेयर वाले हैं। तो क्रीमी लेयर, अब बात करते हैं क्रीमी लेयर क्या होता है यहाँ पे। अब क्रीमी लेयर्स में वो लोग आते हैं जैसे कि जो सेंट्रल लेवल के एम्प्लॉय हैं, स्टेट लेवल के एम्प्लॉय हैं, या अदर पीएसयूज़ में जॉब करते हैं, ठीक है, या अदर कोई सरकारी मिलिट्री में है, या अदर कोई डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, ठीक है, ये सब लोग क्रीमी लेयर्स में आते हैं। तो क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट कहाँ से आया? क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट आया हमारा 1993 से, सबसे पहले 1993 में। जब 1993 में आया तो क्रीमी लेयर की कंडीशन थी, वहाँ एक कंडीशन रख दी गई कि क्रीमी लेयर में कौन कौन लोग आएंगे। तो कंडीशन रख दी गई कि जिसकी एनुअल इनकम 1 लाख से कम होगी या 1 लाख होगी, वो हमारे क्रीमी लेयर में आएंगे। फिर 2004 में क्या हुआ? 2004 में फिर चेंज हो गया। उसने क्या कहा कि जिसकी 2.5 लाख इनकम होगी, एनुअल इनकम, या 2.5 लाख होगी या उससे कम होगी, तो वो क्रीमी लेयर में नहीं आएंगे। तो वो और 2006 में क्या होगा? 2006 में क्या होगा? फिर 2008 में फिर चेंज हो गया। तो उसमें क्या कह दिया? 4.5 लाख जिसकी एनुअल इनकम होगी या उससे कम होगी, तो वो क्रीमी लेयर में नहीं आएगा। फिर 2013 में फिर चेंज हुआ, उसमें क्या कह दिया गया? 6 लाख। अब 6 लाख रख दी गई। अब 6 लाख या 6 लाख से कम जिसकी होगी वो क्रीमी लेयर नहीं आएगा, वरना वो क्रीमी लेयर में आएगा जिसकी 6 लाख से ज़्यादा होगी, ठीक है, वो क्रीमी लेयर में आएगा। तो ये हमारे कुछ एक्सेप्शन थे जो कि हम इनको ये नहीं कह सकते कि ये डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, ये हमें कॉन्स्टिट्यूशन ने प्रोवाइड किए हैं। जो ये कुछ एक्सेप्शन तुम्हें दिख रहे हैं, कुछ अमेंडमेंट हुए, कुछ सेंट्रल अमेंडमेंट किए, कुछ सुप्रीम कोर्ट ने उसका स्टेटमेंट दिया, ये सब है। तो यही हमारा ऑल ओवर आर्टिकल 15 था। तो मिलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल में, आर्टिकल 16 में। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।